तकी हसन नियाजी एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूं हमारे चैनल एनसीजीसी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं सोशल स्टडीज टर्म 2 को पढ़ा रहा हूं, तो हिस्ट्री का एक ही चैप्टर आना था, वो हमने पढ़ा लिया। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के 2 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपके पास लेके आया हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थ्योरी और मैप वर्क दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को पढ़ने से पहले हम ये तो जान लें कि भाई ये मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। क्या कोई भी प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं, या प्रोडक्शन या कोई प्रोड्यूस जो कर रहा है वो हर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है कि रॉ मटेरियल को जब लार्ज क्वांटिटी में वैल्यूएबल प्रोडक्ट में बदला जाता है तो वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है। तो यानी लार्ज क्वांटिटी में होना बहुत जरूरी है रॉ मटेरियल का, और जब वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट बन जाएगा तो कहलाएगा मैन्युफैक्चरिंग। हर एक प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहलाएगी। लार्ज क्वांटिटी में और रॉ मटेरियल से वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आप लोग जानते हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में आता है। कुछ बच्चों को अभी ये सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता चलूं कि देखिए हमारी इकोनॉमिक के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ऐसा सेक्टर जो डायरेक्ट अर्थ के रिसोर्सेज को या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करे उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। जैसे एग्रीकल्चर तो खुद ही आ गया, यानी उसके अंदर फार्मिंग आ गई, पोल्ट्री फार्म आ गया, फिशिंग आ गया, डेयरी प्रोडक्ट आ गया, माइनिंग आ गई। ये सारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आते हैं, और भी आते हैं। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। जब प्राइमरी सेक्टर के गुड्स लेके उसको फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। और तीसरा टर्शरी सेक्टर, जिसमें ना तो कोई चीज जनरेट की जाती है ना कोई प्रोड्यूस की जाती है, वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे बैंक है, IT है ना, ट्रांसपोर्ट है, जो सिर्फ सर्विस आपको प्रोवाइड करे तो वो टर्शरी सेक्टर कहलाता है। किसी भी कंट्री की ग्रोथ उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ पर डिपेंड करती है कि उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना ज्यादा डेवलप है। तो आइए अब इसकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस जब देखते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि किसी भी देश का डेवलपमेंट की बैकबोन मानी जाती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही डेवलप नहीं है तो वो कभी भी कंट्री डेवलप नहीं हो सकती। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर में हेल्प करती है। अब आप कहेंगे भैया एग्रीकल्चर का मॉडर्नाइजेशन कैसे होगा? देखिए, एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग एक दूसरे से पैरेलल चलते हैं, हैंड टू हैंड चलते हैं। कैसे? जब एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट के लिए ट्रैक्टर की जरूरत है, मशीन्स की जरूरत है, पाइप की जरूरत है, ये सारी चीज किससे मिलती हैं? सेकेंडरी सेक्टर से, मैन्युफैक्चरिंग से। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इनको तैयार करके देती है, पेस्टिसाइड दे रही है ना, केमिकल तैयार करके दे रही है, ट्यूबवेल तैयार करके दे रही है, पाइप तैयार करके दे रही है। सारी जितनी भी इरिगेशन के लिए फैसिलिटीज होती है, उसके जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री तैयार करके देती है। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल, जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है, उसके लिए रॉ मटेरियल कौन तैयार करके देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर। तो दोनों सेक्टर एक दूसरे पर इंटरडिपेंड रहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती है वो एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में काम करती है। इसके अलावा जो कंट्री की इनकम प्राइमरी सेक्टर पर है उस पर भी बर्डन कम करती है ना। तो लोग प्राइमरी सेक्टर पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते इनकम के लिए, सेकेंडरी और टर्शरी। अब आप कहेंगे टर्शरी कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देती है? जब मैन्युफैक्चर सेक्टर कोई गुड्स प्रोड्यूस करवाती है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए टर्शरी सेक्टर इन्वॉल्व हुआ या नहीं हुआ? तो एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है प्राइमरी को भी इंगेज रखती है और टर्शरी को भी इंगेज रखती है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो गया कि डिपेंडेंस कम हो जाती है इनकम पर। पहला पॉइंट। दूसरी बात कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है ना वो प्री कंडीशन है रेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की। यानी जब अनएम्प्लॉयमेंट या गरीबी खत्म करना होती है तो इंडस्ट्रीज को लगाया जाता है। और इसी वजह से इंडिया में जो पब्लिक सेक्टर और ज्वाइंट सेक्टर बने, तो वो किस लिए बने? इसी मेथड से। जब ज्वाइंट देखिए, पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट के, और ज्वाइंट यानी पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप के। तो जब ये अब सेक्टर्स बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और पॉवर्टी कम होगी। उसके अलावा जब इन गुड्स का एक्सपोर्ट होता है तो हमें क्या होता है? हमारा ट्रेड और कॉमर्स डेवलप होता है और फॉरेन एक्सचेंज मिलता है। चौथी चीज, जिस भी कंट्री का
जिस कंट्री के जितना ज़्यादा मटेरियल ट्रांसफॉर्म होकर वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश गुड्स तैयार कर लेता है वो उतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस माना जाता है। यानी जो जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करता है फाइनल गुड्स वो उतना ज़्यादा होता है। तो जल्दी से चारों को रिवाइज करते हैं, 4 पॉइंट याद कर लीजिए, यही एग्जाम में लिख देंगे अगर आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो आपके बहुत काम देगा। पहला पॉइंट, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम करता है और एग्रीकल्चर को डेवलप करने में काम करता है। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है। तीसरा पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज करता है और ट्रेड और कॉमर्स बढ़ता है। और चौथा, ये कंट्री को प्रोस्पेरस बनाता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब बात करते हैं लोकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए लोकेशन के तो सबसे ज्यादा किसी भी इंडस्ट्रीज को आप किसी भी इंडस्ट्री को लगाएंगे तो उसके लिए लोकेशन तो बहुत ज्यादा वैल्यू रखती है। देखिए ये ऐसे टॉपिक है आप ध्यान में सोचिए और खुद बना लेंगे आप, आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, जहां पर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, लेबर हो, ठीक है, कैपिटल हो, पावर हो और मार्केट हो। देखिए अगर इनमें से एक भी कंपोनेंट इजीली नहीं होगा तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। आपने ऐसी जगह पे लगा लिया जहां पर पॉपुलेशन ही नहीं है, वहां पर आपको लेबर नहीं मिल रही है तो आपकी इंडस्ट्री नहीं चल पाएगी। आपने ऐसी जगह लगा ली जहां पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है, आपको पावर जनरेट नहीं है तो आपकी इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। अगर ऐसी जगह लगा लिया जहां से मार्केट बहुत ज्यादा दूर है और मार्केट तक आपका फिनिश गुड्स पहुंचने में परेशानी हुई तो इंडस्ट्री फेल हो जाएगी। तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉ मटेरियल भी आसानी से मिल जाए, लेबर भी मिल जाए, कैपिटल भी हो, पावर भी हो, मार्केट भी हो। देखिए अब सभी का एक जगह मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो या तो वो मिल जाए या कम कॉस्ट पर अवेलेबल हो। तो ऐसी लोकेशन देखी जाती है जहां मैक्सिमम फैक्टर तो मिल जाए, लाइक आपको वहां लेबर मिल जाए, आपके पास कैपिटल हो जाए, आपके पास मार्केट से लिंक हो, है ना, ताकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाए और जो एक आध कम है उसको लो कॉस्ट पर अवेलेबल किया जा सके। फैक्टर सो appropriate place is that where all the factor are either available or arranged at lower cost, या तो अवेलेबल हो या लो कॉस्ट पर कर दिया जाए। इसके बाद क्या होता है, जब इंडस्ट्रीज बनती है तो स्टार्ट अर्बनाइजेशन फॉलो। जब इंडस्ट्री बनती है तो अर्बनाइजेशन उसको फॉलो करता है। याद रखिए दोनों हैंड टू हैंड, हैंड इन हैंड चलते हैं, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रीज। जहां इंडस्ट्री डेवलप होगी उसका अर्बनाइजेशन हो जाएगा और अक्सर अर्बनाइजेशन जहां होता है वही इंडस्ट्री होती है और नहीं होती है तो वहां अर्बनाइजेशन होने लगता है इंडस्ट्रीज की वजह से। क्यों होने लगता है, क्योंकि सारी सर्विसेज जहां इंडस्ट्रीज ज्यादा होंगी वही सारी सर्विसेज अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगेंगी। बैंक वहां खुलेंगे भाई इंडस्ट्रीज को लोन देने के लिए, रॉ मटेरियल लाने के लिए, वहां ट्रांसपोर्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा और वहां पर फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, पहले इंडस्ट्रीज वाले अपनी इन सर्विसेज को देख के इंडस्ट्रीज लगाते हैं और जब इंडस्ट्रीज लगने लगती है तो ये सर्विसेज ऑलरेडी आने लगती हैं। तो क्या होता है, इसी को कहा जाता है एग्लोमेरेशन ऑफ इकोनॉमीज, जहां पर दोनों चीजें एक दूसरे के करीब आती हैं। इंडस्ट्रीज एक्टिविटीज स्टार्ट, अर्बनाइजेशन फॉलो। समटाइम इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड और नियर सिटीज। लोकेशन जो होती है सिटी से करीब होती है क्योंकि वहां मार्केट इजीली मिल जाती है और सारी सर्विसेज जैसे बैंकिंग, अब इंडस्ट्रीज को लोन चाहिए तो बैंक चाहिए, है ना, अपने ट्रांजेक्शन के लिए बैंक की जरूरत है। इंश्योरेंस सर्विसेज आ जाती है, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, लेबर हो, कंसल्टेंट सर्विसेज हो, फाइनेंशियल एडवाइस हो, ये सब चीजें मौजूद होती हैं। और जो मौजूद नहीं हो जब नहीं होती तो इंडस्ट्रीज लगने के साथ साथ धीरे धीरे ये उसके पास मौजूद हो जाती है। इसी को बोलते हैं एग्लोमेरेशन। ये पॉइंट भी बोर्ड में पूछ ले सकता है कि एग्लोमेरेशन ऑफ इकोनॉमीज क्या है, यानी इंडस्ट्रीज के पास सारी सर्विसेज का इकट्ठा हो जाना ही एग्लोमेरेशन कहलाता है। इंडस्ट्रीज लगी उसी पर बैंकिंग भी डेवलप हो गई, वहीं फाइनेंशियल सर्विसेज का भी डेवलपमेंट हो जाता है, इंश्योरेंस भी आ जाए, ट्रांसपोर्ट भी आ जाए। अब बात करते हैं, देखिए सबसे इनमें इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसपोर्ट का होना। अब इनपुट है जैसे रॉ मटेरियल है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे क्या है, जैसे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर है। इन सब चीजों का को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए हमें काय की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की। अब वहां से फैक्ट्री से आउटपुट तैयार हुआ, आउटपुट को मार्केट तक ले जाने के लिए फिर ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट, अब मार्केट से हमारी जनरेट हुई मनी और मनी वापस इनपुट में पहुंच गई तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर आपके आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडस्ट्रीज तो आप कैसे लिखेंगे कि इनपुट को फैक्ट्री तक लाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, फैक्ट्री को आउटपुट को मार्केट तक ले जाने के लिए आउटपुट
ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है और मनी जनरेट हो जाती है, तो मनी को इनपुट तक पहुंचाने भी ट्रांसपोर्ट का रोल होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सेकंड पार्ट के साथ बहुत जल्द मिलते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।